आपने बड़ी बात कही क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत होती है तो उनका कहना था कि हम लोग सिर्फ टैरिफ टैरिफ देख रहे हैं, लेकिन जो रिलेशन में एक थोड़ा सा तनाव सा आया ना, तो कई कंपनियां यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन में पैसा लगाने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन उन्होंने तुरंत रोक दिया कि पता नहीं लड़ाई कहाँ तक चली जाएगी, ये रिलेशन किस मोड़ पे चला जाएगा। तो ये ट्रेड डील हो जाने से और एक कह सकते हैं पॉजिटिव माहौल बनने से वो कंपनियां यहाँ पर आके निवेश करेंगी। एफआई तो शॉर्ट टर्म का रहा, एफडीआई को लेकर या फिर अपने प्लांट या फिर फैक्ट्री के एक्सपेंशन को लेकर के, तो ये एक अच्छा साइन रहेगा। क्योंकि बात ट्रेड डील की चली है तो दो सेक्टर पे संक्षिप्त में आप लोगों की राय ले लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक सेक्टर है आपका फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर को लेकर अभी क्या आप लोग राय बना के चल रहे हैं, गौरांग शाह साहब? देखिए, वास्तविकता से अवगत कराना बहुत ही अनिवार्य होगा। भारत पूरी विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है लक्ष्मण जी। भारत के पास लेकिन जिस ट्रम्प प्रकार, साहब कह रहे थे कि दवाई बनानी है तो हमारे यहाँ बनाइए, बाहर से बना के लाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए मुझे अब मेरा प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। क्या राष्ट्रपति ट्रंप आजीवन तक राष्ट्रपति रहेंगे अमेरिका के? ने ट्रम्प साहब ने एक रास्ता तो दिखा दिया, भले ही ना रहे, लेकिन दूसरा जो मैं अभी आएगा तो देखा, आपको अच्छा ट्रम्प ने ऐसा किया था। अब मैं आपको अब मैंने आपको जो प्रश्न पूछा उसका मैं कारण बताता हूं। देखिए, किसी भी प्रकार की उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए कम से कम 2.5 या 3 साल लगता है किसी भी देश में। अगर आपको अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता बंद करके यहां से उठा करके उसको अमेरिका लेके जाना है, तो अमेरिका में अगर आप उत्पादन क्षमता खड़ी भी कर देते हैं ट्रंप साहब के कार्यकाल में, तो क्या आप वाजिब दामों पर वो उत्पादन कर पाएंगे? जमीन का खर्च, लीगैलिटी का बड़ा खर्च, सवाल है। सबसे बड़ा बिल्कुल। लेबर, तो आप सस्ती चीज वहां पर पैदा कर ही नहीं पाएंगे, उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ी विचारधारा में मुझे मुझे इस बात से रंजिश इस प्रकार से है, क्योंकि आप क्या तीन आप 1.5 1.5 2 साल तो मेरे ख्याल से होने आए राष्ट्रपति ट्रंप को, बचे कितने और 2.5 साल बचे मेरे ख्याल से। तो कौन ऐसा उद्योगपति होगा जो अपनी मौजूदा मुनाफे वाली उत्पादन क्षमता अपने देश में से उखाड़ करके विदेश में जाएगा और लगाने का प्रयास करेगा, जहां पर आपको पता भी नहीं है कि आप सफल हो पाएंगे या नहीं पाएंगे? तो इतना बड़ा जोखिम कौन उठाएगा लक्ष्मण भाई? तो देखिए, आप प्रश्न पूछ रहे थे तो मैं फार्मा क्षेत्र पर उत्तर दे देता हूं कि हमारे काफी सकारात्मक नजरिया है फार्मा क्षेत्र पर। और फार्मा क्षेत्र को मैं अकेले सिर्फ दवाई बनाने वाली कंपनियों को नहीं देखता हूं, हम पूरा समीकरण ब्रह्मांड देखते हैं फार्मा का, जहां पर दवाई उत्पादन करने वाली कंपनियां होती है, जहां पर चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल्स जो होती है वो होती है, और डायग्नोस्टिक करने वाली कंपनियां। तो ये पूरा तीनों का समीकरण जब आप मिलाते हैं तो एक ब्रह्मांड खड़ा होता है। तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारी खरीदारी की राय है, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर में भी है, और डायग्नोस्टिक्स में। सुदीप सर? जी, फार्मा में हमारा व्यू भी पॉजिटिव है और मैं गौरव भाई के साथ सहमत हूँ। यूएस में फार्मा प्रोडक्शन, बाकी सब छोड़ दीजिए, ट्रम्प साहब रहे ना रहे, 100 साल वो जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा अनरियलिस्टिक हो जाएगा कि वो उनके ही इलेक्टोरल बेस को सबसे ज्यादा हर्ट करेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आप देखिए, ट्रम्प साहब ने भी जब ऐलान किया था फार्मा में टैरिफ का, वो जो जो ड्रग डिस्कवरी करते हैं उन कंपनीज के पीछे गए, जेनेरिक पे नहीं गए, क्योंकि जेनेरिक का कॉस्ट बढ़ाना कोई मतलब ही नहीं होता है। तो उन्होंने भी अब तक जेनेरिक्स पे हाथ नहीं लगाया, और इंडिया जेनेरिक्स का किंग है। तो ओवरऑल उनका जो भी टैरिफ और जो भी उनका एडवर्स रिएक्शन आएगा, वो सिर्फ जो ड्रग डिस्कवर करते हैं और उसके लिए प्रीमियम लेते हैं उन्हीं कंपनी को टारगेट करके होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं वो ये काम करते ही नहीं, तो इंडियन कंपनीज पे बिल्कुल लिमिटेड असर पड़ेगा। सन फार्मा जानते हैं, थोड़ा बहुत असर सन फार्मा में था, पर वो भी तरीके हैं जिसके जरिए ये मैनेज किया जा सकता है। और कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी यूरोप में अपने फैसिलिटीज बना लिए हैं, और यूरोप यूएस का जो ट्रेड डील है उसके जरिए उनके ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। तो बाय एंड लार्ज मुझे लगता है इंडियन फार्मा इज इन अ वेरी सेफ जोन और जबरदस्त कामकाज कर रहा है, करेगा भी। जबरदस्त कामकाज कर रहा है, करेगा भी। पंकज जैन साहब, ये जो मैं समझना चाह जो ब्रह्मांड का जिक्र किया इन्होंने, गौरांग शाह साहब ने, वो ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह आपको ज़्यादा पसंद आता है? देखो लक्ष्मण जी, जो अभी टिप्पणियां मेरे स्टीम कलीग्स कर रहे थे,
उनमें 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये मेरा अपना एक अनुमान है कि आई थिंक अनदर 6 मंथ्स, और ये जो ट्रम्प टैरिफ जो इतना रेटरिक चल रही है, आई थिंक ये काफी डाइल्यूट हो जाएगा। आई थिंक इट विल बिकम अ नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, एंड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आई थिंक वुड बी सॉर्ट ऑफ अगेन वर्किंग बैक ऑन द बेसिक्स कि क्या इकोनॉमिक्स हैं, क्या कॉस्ट है, क्या प्रोडक्ट्स हैंगे, एंड आई थिंक काफी कुछ डाइल्यूट हो जाएगा। उसके 2-3 कारण अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी बीन टॉकिंग, एक 2-3 कारण और हैं। आई थिंक वहां पर भी अब इन्फ्लेशन की हीट महसूस होने लगी है प्रेसिडेंट ट्रंप को। अगर आपने देखा हो पिछले कुछ काफी दिन विरोध पहले होने लगा। उन्होंने 100 आइटम्स पे से टैरिफ ऑलमोस्ट हटा दिया था उन्होंने। सो आई थिंक सिलेक्टिवली ही हैज स्टार्टेड फीलिंग द हीट। उसके अलावा डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी फ्रंट पे भी जो हमने देखा हाल ही में, जो वहां पर डोमेस्टिक इलेक्शंस हुए हैं, उसमें रिपब्लिकन्स को काफी एक सेटबैक देखने को मिला है। और आने वाले कुछ 6 महीने में आई थिंक कुछ एक और मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, एंड दे आर प्रीटी कंसर्न्ड अबाउट दैट। सो इन सब की, और अगर हम टैरिफ की भी बात करें, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड ब्राजील, अगर मेरी ज्ञान सही है, बाकी सब देशों के साथ आई थिंक स्विट्जरलैंड, जो कि वहां भी काफी कुछ मेरे को बल्कि समझ नहीं आ रहा था, छोटा सा नेशन है, उनसे क्यों ट्रम्प जी इतने नाराज है, उनसे भी हाल ही में डील हुई है। सो आई थिंक दैट tariff kind of thing, I think that will be a thing of past in next few months, and उसके बाद I think life और economics will be back to जो आज से साल 1.5 साल पहले थी। उसके अलावा आई थिंक 3-4 सेक्टर हैं, जैसे आपने फार्मा की बात करी लक्ष्मण जी, फार्मा तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ सेक्टर। जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह की इकोनॉमिक्स, जिस तरह का स्केल इंडिया प्रोवाइड कर रही है, आई थिंक नो बडी कैन डेन दैट। आई थिंक उसमें छोटे मोटे आप उसमें रोड़े लगा सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक नो बिगर नेशन कैन सर्वाइव विदाउट सॉर्ट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके अलावा 2 और इंडस्ट्री मैं कहूंगा, एक ऑटो एंसिलरी, आई थिंक उसका भी स्केल, क्वालिटी काफी बढ़ गई है इंडिया के, एंड आई थिंक इंडिया इज नाउ अ सप्लायर टू द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जिस तरह के 2 व्हीलर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आई थिंक ऑटो एंसिलरी। एंड थर्ड इज आईटी सर्विसेज। ठीक है, हम आईटी प्रोडक्ट्स में हम शायद कहीं पर बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट आईटी एज अ सर्विसेज, द काइंड ऑफ क्वालिटी इंडिया इज प्रोवाइडिंग, द काइंड ऑफ स्केल इंडिया इज प्रोवाइडिंग, एंड काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, अगर लो एंड अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आई थिंक ये 3-4 ऐसे सेक्टर हैं। आई थिंक यूएस एज ए इकोनॉमी, आई थिंक दे कैन ओनली डेंट अस फॉर अ वाइल, बट दे कैन नॉट लिव विदाउट दैट, एंड ग्लोबली भी आई थिंक। तो इन 3-4 क्षेत्र में मेरे को लगता है कि अगर इन्वेस्टर बने रहेंगे और कहीं पर भी कहीं करेक्शंस आती है, इसमें अगर एंट्री करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग फॉर द इन्वेस्टर। अभय अग्रवाल साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? आई थिंक जो फार्मा स्टोरी है इंडिया की, वो अगले 10, 15, 20 साल की स्टोरी है। मतलब इसमें कंपाउंडिंग स्टोरी है। हमारी कंपनीज अभी भी ग्लोबल लेवल पे छोटी हैं, और ये जो ट्रम्प का जो टैरिफ थ्रेट है, ये कहने के लिए कुछ और है। जो हमने देखा है ऑन ग्राउंड, यूएस एफडीए इस टाइम पे एकदम फ्रेंडली है इंडियन कंपनीज की तरफ, किसी के प्लांट से कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है। वो चाहते हैं इंडिया से ज्यादा जेनरिक्स एक्सपोर्ट हो इंडिया में, यूएस में और ग्लोबल मार्केट्स में। और हमारे उस एक जेनरिक्स के अलावा एक पूरा सेगमेंट क्रिएट हो रहा है जहां से मल्टी बैगर्स निकलेंगे। वो है हमारी छोटी मिड साइज स्मॉल कैप फार्मा कंपनी, जो काफी इनोवेटिव काम कर रही हैं। और इसमें हमने देखा कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने यूएस में ऑलरेडी प्लांट्स एक्वायर कर लिए हैं। तो वो उन्होंने एक ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी को यूज किया है कि यूएस मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना ले। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, थोड़ी यूएस में होगी, पर सेल थ्रू दैट यूएस कंपनी होगी यूएस में, तो वो भी टैरिफ का जो रिस्क है वो कम कर रहे हैं। तो आई थिंक सीडीएमओ में हमने देखा है, इंजेक्टेबल्स में देखा है, और न्यू ड्रग डिलीवरी प्रोसेसेस में देखा है। तो आई थिंक काफी अच्छा काम हो रहा है फार्मा सेक्टर में, बियॉन्ड जस्ट द लार्ज जेनेरिक कंपनीज। तो मुझे लगता है कि ये जो थ्रेट आई एक तरह से अच्छी थी फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि काफी लोगों ने अपना मॉडल चेंज किया है। जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया फाइनली, कि यूएस में एक ऑन ग्राउंड प्रेजेंस बनाई है। सिर्फ एक एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया का जो एक तमगा था वो निकाल के अब वो खुद अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं यूएस में और यूरोपियन मार्केट्स में। सो आई थिंक ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। और ये जब भी ऐसे टेक्निकल रीजन से स्टॉक प्राइसेस करेक्ट होते हैं या एक सेक्टर ग्रोथ सेक्टर करेक्ट होता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो एक बहुत अच्छा मौका होता है उस समय ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो सेगमेंट है एब्सोल्युटली
15 साल की 10-15 साल की स्टोरी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें जो एक दो चीज़ें जो गौरांग शाह साहब ने कहा था कि फार्मा का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चर दवा बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, चाहे डायग्नोस्टिक कंपनियां हो या फिर हॉस्पिटल कंपनियां हो, तो ये सब भी हैं। तो ये तो यूएस से डीलिंग्ड है, इसमें अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? ये बहुत बड़ी वो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है और गौरंग भाई ने जो कहा एब्सोल्युटली ठीक है, मतलब दिख रहा है हमें कि कैसे थ्रू मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ रही है, लोग चाहते हैं एक बेटर क्वालिटी मिले। तो टेस्टिंग जो एक लग्जरी प्रोडक्ट होता था एक समय 5-6 साल पहले, टेस्टिंग आप कराते थे 5,000 करेक्ट तो लोग कहते थे अरे 5,000 रुपए तुमने अपना टेस्टिंग के लिए खर्च कर दिए। अब वो एक कमोडिटी बिजनेस बन गया। अब तो लोग कहते हैं, आपका डॉक्टर कहता है कि भाई आप 40 साल की उम्र हो गई तो आप जाके ये 15 टेस्ट कराइए। आप कोई सोचता नहीं है क्योंकि द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग डायग्नोस्ड प्रॉपरली इज वेरी हाई नाउ। अब आप जो कॉस्ट पे कर रहे हैं लैब में 10,000 रुपए दे रहे हैं, अगर आप उसको ना कराएं और कुछ उसकी वजह से मुश्किल हुई, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक्स है उसकी तरफ बहुत ध्यान है। तो वो तो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है जो काफी बड़ी बनेगी। दूसरी तरफ जो टर्शरी हेल्थ केयर है, जिसको हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हो, ओपीडी में हो, वो एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन रहा है। और तीसरा फार्मेसी जो है, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी एक बड़ा बिजनेस है। टेली हेल्थ है, वो भी एक बिजनेस है। तो मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स हैं पूरे डोमेस्टिक हेल्थ केयर मार्केट में, चाहे आप किसी भी एंगल से उसको प्ले करें। हालांकि मैं तो इस एंगल से देख रहा हूँ एक कंज्यूमर के नाते या फिर आम जनता के नाते कि जब जब अस्पताल में जाता हूँ हर बार पिछली बार से ज़्यादा भीड़ दिख रही होती है। और जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएंगे तो ऐसे आपको पैकेज बताएंगे जैसे खाने की थाली बता रहे हो कि चपाती लेंगे तो इतने पैसे लेंगे, चावल लेंगे तो इतने पैसे लेंगे। तो बिल्कुल पैकेज, और लोग बड़े चाव से देखते हैं कि अच्छा ये टेस्ट करा लो, चलो ये भी टेस्ट करा ही लो लेकर के। तो ये तो सिस्टम हो चला। खैर, ये चर्चा हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं।